नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टीचिंग रवि यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बीपीएससी टियर 4 के लिए विज्ञान को एनसीईआरटी किताबों के आधार पर कवर करेंगे। यह वीडियो आपकी तैयारी को और भी मजबूत बनाएगा, इसलिए पूरा वीडियो जरूर देखें। हमारा आज का टॉपिक है गति और यह टॉपिक एनसीईआरटी क्लास 9 साइंस चैप्टर 7 से लिया गया है। इस चैप्टर में हम कवर करने वाले हैं, फर्स्ट टॉपिक में हम कवर करने वाले हैं गति का वर्णन, और फर्स्ट टॉपिक में ही हम जानेंगे सरल रेखीय गति, और दूसरा एक समान गति और असमान गति। सेकेंड टॉपिक है हमारा गति की दर का मापन। सेकेंड टॉपिक में ही हम जानेंगे दिशा के साथ चाल। थर्ड टॉपिक है हमारा वेग में परिवर्तन की दर। चौथा टॉपिक है हमारा गति का ग्राफीय प्रदर्शन, जिसमें हम जानेंगे दूरी समय ग्राफ और दूसरा वेग समय ग्राफ। पांचवा टॉपिक है हमारा गति के समीकरण, और छठे टॉपिक में हम जानेंगे एक समान वृत्तीय गति। वीडियो को पूरा जरूर देखें, नहीं तो आप ये सारे प्रश्न मिस कर देंगे जो एनसीईआरटी से लिया गया है, आप देख सकते हैं। और सारे प्रश्न इम्पोर्टेंट हैं इस चैप्टर का, और टोटल 75 प्रश्न हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट साबित होंगे आपके एग्जाम के लिए। जिससे प्रश्न बनते हैं सिर्फ उसे ही कवर करेंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इस क्लास का पीडीएफ आप टेलीग्राम से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का बेहद महत्वपूर्ण पाठ। चैप्टर शुरू करने से पहले इस चैप्टर का बेसिक जान लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर गति के बारे में बताया गया है, तो इसे ध्यान से सुनिएगा। किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन होना गति कहलाता है, और गति को व्यक्त करने के लिए दो भौतिक राशियां प्रयोग होती हैं। पहला है दूरी और दूसरा है विस्थापन। तो दूरी पथ की कुल लंबाई होती है दूरी, और दूसरा है विस्थापन, तो प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच की सीधी रेखा की लंबाई और दिशा सहित। तो एक बार क्विक रिकैप कर लेते हैं। किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन होना गति कहलाता है। गति को व्यक्त करने के लिए दो भौतिक राशियां प्रयोग होती हैं। पहला है दूरी और दूसरा है विस्थापन। दूरी होता है पथ की कुल लंबाई, और विस्थापन होता है प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच की सीधी रेखा की लंबाई दिशा सहित। और इसे भी याद रखिएगा कि दूरी अदिश राशि है और विस्थापन सदिश राशि है। दूसरा पॉइंट है हमारा गति के प्रकार। तो पहला है समान गति और दूसरा है असमान गति। तो इसे याद रखिएगा, समान गति क्या होता है? जब वस्तु समान समयांतराल में समान दूरी तय करे। दूसरा है असमान गति, तो जब समान असमयांतराल में वस्तु अलग अलग दूरी तय करे। तीसरा है गति की दर का मापन। तो गति बराबर होता है चली गई दूरी बटा लिया गया समय, और चाल अदिश राशि है और चाल की इकाई मात्रक मीटर प्रति सेकेंड होता है, और औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटा समय। तो याद रखिएगा, गति बराबर होता है चली गई दूरी बटा लिया गया समय, चाल अदिश राशि है और चाल की इकाई होता है मीटर प्रति सेकेंड, और औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा समय। अगला है हमारा वेग यानी वेलोसिटी। तो वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय। यह सदिश राशि है यानी दिशा सहित, और यहाँ पर जो बताया गया इसे याद रखिएगा। यदि दिशा बदल जाए तो चाल समान होते हुए भी वेग बदल जाएगा, और औसत वेग बराबर होता है कुल विस्थापन बटा कुल समय। तो याद रखिएगा, वेग बराबर विस्थापन बटा समय। यह सदिश राशि है, सदिश यानी दिशा सहित होता है, और यदि दिशा बदल जाए तो चाल समान होते हुए भी वेग बदल जाएगा, और औसत वेग बराबर होता है कुल विस्थापन बटा कुल समय। पांचवा है त्वरण यानी एक्सीलरेशन। इसका परिभाषा होता है वेग में समय के साथ परिवर्तन की दर, जहां u बराबर प्रारंभिक वेग, v बराबर अंतिम वेग और t बराबर समय। यदि वेग बढ़ रहा है तो धनात्मक त्वरण है, और यदि वेग घट रहा है तो ऋणात्मक त्वरण है। तो इसे याद रखिएगा कि वेग में समय के साथ परिवर्तन की दर एक्सीलरेशन कहलाता है, जहां u बराबर प्रारंभिक वेग, v बराबर अंतिम वेग और t बराबर समय। यदि वेग बढ़ रहा है तो धनात्मक त्वरण, और यदि वेग घट रहा है तो ऋणात्मक त्वरण। और यहाँ पर बताया गया है गति के समीकरण। तो इसे याद कर लीजिएगा, u बराबर प्रारंभिक वेग और v बराबर अंतिम वेग, a बराबर त्वरण और s बराबर विस्थापन और t बराबर समय। तो इस फार्मूला को याद कर लीजिएगा। सातवां है गति का ग्राफीय निरूपण।
तो दूरी समय ग्राफ में याद रखिएगा सीधी रेखा समान गति, वक्र रेखा असमान गति, और वेग समय ग्राफ में रेखा के नीचे का क्षेत्रफल बराबर वस्तु द्वारा तय की गई दूरी। अगर आप इन पॉइंटों को याद रखते हैं तो इससे जो प्रश्न बनेगा उसे आप आराम से इसका आंसर दे सकते हैं। तो याद रखिएगा दूरी समय ग्राफ सीधी रेखा यानी समान गति, वक्र रेखा असमान गति, और वेग समय ग्राफ रेखा के नीचे का क्षेत्रफल बराबर वस्तु द्वारा तय की गई दूरी। 8वां है समान वृत्त गति। तो जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर समान चाल से चलती है तो उसे समान वृत्तीय गति कहते हैं। तो याद रखिए जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर समान चाल से चलती है तो उसे समान वृत्तीय गति कहते हैं। और इसी में इसे भी याद रखिएगा कि वृत्तीय पथ पर चलते समय वस्तु की चाल समान रहती है परंतु वेग बदलता है क्योंकि दिशा बदल रही होती है। तो ये सब कथन के तौर पर भी पूछा जा सकता है। तो इसे याद रखिएगा कि वृत्तीय पथ पर चलते समय वस्तु की चाल समान रहती है परंतु वेग बदलता रहता है क्योंकि दिशा बदल रही होती है। और यहाँ पर दूरी और विस्थापन के बारे में बताया गया है। तो दूरी अदिश राशि है और विस्थापन सदिश राशि है, इसे याद रखिएगा। चाल और वेग के बारे में बताया गया है। तो चाल अदिश है और वेग सदिश है। और समान और असमान गति के बारे में बताया गया है कि समान गति में समान समयांतराल में समय दूरी और असमान गति में नहीं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये जानकारी पसंद आई हो। अब चलते हैं अपने चैप्टर पर। इस चैप्टर में जो हाईलाइट किया गया है पॉइंट वो आपको बताया जा रहा। तो यहाँ पर बेसिक बताया गया है कि कोई वस्तु गति में तभी है जब वह समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन करती है। तो इसे ध्यान में रखिएगा कि कोई वस्तु गति में तभी है जब वह समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन करती है। और इस अध्याय में हम सबसे पहले सीधी रेखा में गतिमान वस्तुओं का वर्णन करेंगे। फर्स्ट टॉपिक है हमारा गति का वर्णन, और इसमें जो हाईलाइट किया गया है पॉइंट वो आपको बताया जा रहा। तो यहाँ पे बताया गया है कि गति का वर्णन कैसे किया गया है, तो उसके बारे में यहाँ जानकारी दिया गया है। तो हम किसी वस्तु की स्थिति को एक निर्देश बिंदु निर्धारित कर व्यक्त करते हैं, इसलिए किसी वस्तु की स्थिति को बताने के लिए हमें एक निर्देश बिंदु की आवश्यकता होती है जिसे मूल बिंदु कहा जाता है। अगला है सरल रेखीय गति। तो गति का सबसे साधारण प्रकार सरल रेखीय गति है। तो याद रखिएगा गति का सबसे साधारण प्रकार सरल रेखीय गति है। और किसी वस्तु की दूरी को निर्धारित करने के लिए हमें केवल अंकीय मान की आवश्यकता होती है, ना कि गति की दिशा की। तो यहाँ पर जो पॉइंट हाईलाइट किया गया है यह कथन के तौर पर भी पूछा जा सकता है, तो इसलिए इसे ध्यान से सुनिएगा। किसी वस्तु की दूरी को निर्धारित करने के लिए हमें केवल अंकीय मान की आवश्यकता होती है, ना कि गति की दिशा की। तो यह कथन के तौर पर भी पूछा जा सकता है, तो इसे याद रखिएगा। अगला पॉइंट में बताया गया है कि किसी भौतिक राशि का अंकीय मान उसका परिमाण है। तो याद रखिएगा किसी भौतिक राशि का अंकीय मान उसका परिमाण होता है। अगले पॉइंट में बताया गया है वस्तु की प्रारंभिक व अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को वस्तु का विस्थापन कहते हैं। तो याद रखिएगा वस्तु की प्रारंभिक व अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को वस्तु का विस्थापन कहते हैं। अब जानते हैं हम लोग एक समान गति और असमान गति। तो याद रखिएगा वस्तु समान समयान्तराल में समान दूरी तय करती है तो उस गति को एक समान गति कहते हैं। तो याद रखिएगा वस्तु समान समयान्तराल में समान दूरी तय करती है तो उस की गति को एक समान गति कहते हैं। अगला है हमारा पॉइंट गति की दर का मापन। और यहाँ तक जो आपको पॉइंट हाईलाइट दिखाया गया है बताया गया है वो सब सारी जानकारी इम्पोर्टेंट नहीं है, ये बेसिक जानकारी है, तो इसे भी याद रखिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट साबित हो सकते हैं। और यहाँ से जो बताया जा रहा है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो इसे आप अपने कॉपी में ज़रूर लिख लीजिएगा, इससे आपको बहुत ही फायदा होगा। तो फर्स्ट हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट है वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी के उपयोग से उस वस्तु की गति की दर प्राप्त की जा सकती है। तो याद रखिएगा वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी के उपयोग से उस वस्तु की गति की दर प्राप्त की जा सकती है और इस राशि को चाल कहते हैं। और चाल का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड है। तो याद रखिए चाल का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड होता है, या इसको यहाँ ऐसे भी दिखाया जा सकता है ms ऊपर में -1, तो इस चिन्ह द्वारा प्रदर्शित की जाती है। तो याद रखिएगा चाल का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड और इसे इस चिन्ह द्वारा प्रदर्शित की जाती है। और चाल का अन्य मात्रक सेंटीमीटर प्रति सेकेंड और किलोमीटर प्रति घंटा।
यहाँ पर जो पॉइंट हाईलाइट किया गया है यह आपको कथन के तौर पर पूछा जा सकता है, तो इसे याद रखिएगा। वस्तु की गति को व्यक्त करने के लिए हमें केवल उसके परिणाम की आवश्यकता होती है। तो याद रखिए, वस्तु की गति को व्यक्त करने के लिए हमें केवल उसके परिमाण की आवश्यकता होती है। और इसे तो जानते ही हैं आप लोग, वस्तु की औसत चाल उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी को कुल समयावधि से भाग देकर प्राप्त किया जा सकता है। तो याद रखिएगा, वस्तु की औसत चाल उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी को कुल समयावधि से भाग देकर प्राप्त किया जा सकता है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, औसत चाल बराबर तय की गई कुल दूरी बटा कुल समयावधि। जैसे कि हम लोग याद करते थे, चाल बराबर दूरी बटा समय। अगला है दिशा के साथ चाल। 7.2.1 दिशा के साथ चाल। तो इसमें से जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हाईलाइट किया गया वो आपको बताया जा रहा, तो इसे ध्यान से सुनिएगा। चाल और दिशा वह राशि है जो इन दोनों पक्षों को व्यक्त करती है, उसे वेग कहते हैं। तो याद रखिएगा, वह राशि जो चाल और दिशा को व्यक्त करती है उसे वेग कहते हैं। और एक निश्चित दिशा में चाल को वेग कहते हैं। किसी वस्तु के वेग समान या असमान हो सकता है। यह वस्तु की चाल, वस्तु की दिशा या दोनों के परिवर्तन के साथ परिवर्तित हो सकती है। और जब एक वस्तु सीधी रेखा में बदलती हुई चाल के साथ गति कर रही है तो उसके गति की दर के परिमाण को औसत वेग द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। तो याद रखिएगा कि एक वस्तु बदलती हुई चाल के साथ गति कर रही है तो हम उसके गति की दर के परिमाण को औसत वेग के द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। और यहाँ पर जो पॉइंट हाईलाइट किया गया है यह कथन के तौर पर भी पूछा जा सकता है, तो इसे ध्यान से सुनिएगा कि यदि वस्तु का वेग समान रूप से परिवर्तित हो रहा है तब दिए गए प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग के अंकगणितीय माध्य के द्वारा औसत वेग प्राप्त किया जा सकता है। तो जैसा कि यहाँ पर फॉर्मूला के द्वारा बताया गया है, औसत वेग बराबर प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग बाई 2, जहाँ भी औसत वेग है, u प्रारंभिक वेग है तथा v वस्तु का अंतिम वेग है। और इसे याद रखिएगा, चाल तथा वेग दोनों का मात्रक समान होता है, अर्थात मीटर प्रति सेकेंड। तो आप देख सकते हैं कि इसे किस तरह से डिनोट किया जाता है, चाल का और वेग का बताया गया है यहाँ पर। अगला टॉपिक है हमारा वेग में परिवर्तन की दर। तो याद रखिएगा, किसी वस्तु की एक समान सरल रेखीय गति के दौरान समय के साथ वेग नियत रहता है। तो यह कथन के तौर पर ही पूछा जा सकता है। तो याद रखिएगा, किसी वस्तु की एक समान सरल रेखीय गति के दौरान समय के साथ वेग नियत रहता है और असमान गति में वेग समय के साथ परिवर्तित होता रहता है और उसका मान विभिन्न समयों एवं अन्य विभिन्न बिंदुओं पर भिन्न भिन्न होता है। तो इसे भी याद रखिएगा कि असमान गति में वेग समय के साथ परिवर्तित होता है और इसका मान विभिन्न समयों पर एवं विभिन्न बिंदुओं पर भिन्न भिन्न होता है। अगला है भौतिक राशि त्वरण। तो जो कि एक वस्तु के प्रति इकाई समय में वेग परिवर्तन की माप है और त्वरण बराबर होता है वेग में परिवर्तन बटा लिया गया समय। तो इसे याद रखिएगा कि भौतिक राशि त्वरण क्या होता है, जो कि एक वस्तु के प्रति इकाई समय में वेग परिवर्तन की माप है और त्वरण बराबर होता है वेग में परिवर्तन बटा लिया गया समय। और यहाँ पर जो पॉइंट हाईलाइट किया गया काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसे याद रखिएगा कि यदि त्वरण वेग की दिशा में है तो इसे धनात्मक लिया जाता है, यदि यह वेग के विपरीत दिशा में है तो इसे ऋणात्मक लिया जाता है। तो इसे याद रखिएगा कि यदि त्वरण वेग की दिशा में है तो इसे धनात्मक लिया जाता है, यदि यह वेग के विपरीत दिशा में है तो इसे ऋणात्मक लिया जाता है। और ये तो जानती हैं कि त्वरण का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, और इसे ऐसे डिनोट किया जाता है। अगला हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यदि एक वस्तु सीधी रेखा में चलती है और इसका वेग समान समानांतराल में समान रूप से घटता है तो या बढ़ता है तो वस्तु के त्वरण को एक समान त्वरण कहा जाता है। तो इसे याद रखिएगा कि यदि एक वस्तु सीधी रेखा में चलती है और इसका वेग समान समानांतराल में समान रूप से घटता या बढ़ता है तो वस्तु के त्वरण को एक समान त्वरण कहा जाता है। और स्वतंत्र रूप से गिर रही एक वस्तु की गति एक समान त्वरण गति का उदाहरण है। तो इसे याद रखिएगा कि स्वतंत्र रूप से गिर रही एक वस्तु की गति एक समान त्वरित गति का उदाहरण है। चौथा टॉपिक है हमारा गति का ग्राफीय प्रदर्शन। तो यहाँ पर भी बेसिक जानकारी दिया गया है, तो उसे भी जान लेते हैं कि
किसी एक दिवसीय क्रिकेट मैच के प्रसारण में किसी टीम द्वारा प्रत्येक ओवर में बनाए गए रनों की दर को प्रायः ऊर्ध्वाधर बार ग्राफ से दिखाया जाता है। तो ऐसा पूछा जा सकता है कि किस ग्राफ में दर्शाया जाता है, तो इसे याद रखिएगा। इससे भी प्रश्न बन सकते हैं कि किसी एक दिवसीय क्रिकेट मैच के प्रसारण में किसी टीम द्वारा प्रत्येक ओवर में बनाए गए रनों की दर को प्रायः ऊर्ध्वाधर बार ग्राफ से दिखाया जाता है। और इसे भी याद रखिएगा कि एक सरल रेखीय ग्राफ की सहायता से दो चर युक्त रैखिक समीकरण का हल ज्ञात किया जाता है। अगला हमारा पॉइंट है, किसी वस्तु की गति को दर्शाने के लिए एक रेखीय ग्राफ की आवश्यकता होती है। पहला है दूरी समय ग्राफ और दूसरा है वेग समय ग्राफ। तो इसमें जो बेसिक बताएगा वो आपको बताया जा रहा। तो समय के साथ किसी वस्तु की स्थिति परिवर्तन को एक सुविधाजनक पैमाना या अपनाकर दूरी समय ग्राफ द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। तो याद रखिएगा, समय के साथ किसी वस्तु की स्थिति परिवर्तन को एक सुविधाजनक पैमाना अपनाकर दूरी समय ग्राफ द्वारा व्यक्त किया जा सकता है और इसे एक्स एक्सिस और दूसरे को वाई एक्सिस पर प्रदर्शित किया जाता है। अगला पॉइंट है हमारा, वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी लिए गए समय के समानुपाती होती है। एक प्रकार एक समान चाल के लिए समय के साथ तय की गई दूरी का ग्राफ एक सरल रेखा है। जब कोई वस्तु समान दूरी समान समयांतराल में तय करती है तब उसकी चाल एक समान होती है। तो वही यहाँ पे आपको बताया गया। भी आप चित्र 7.4 में देख सकते हैं, असमान चाल से गतिमान किसी कार की दूरी समय ग्राफ दर्शाया गया है। अगला है वेग समय ग्राफ। तो याद रखिएगा, एक सरल रेखा में चल रही वस्तु के वेग के समय के साथ परिवर्तन को वेग समय ग्राफ द्वारा दर्शाया जाता है। तो याद रखिएगा, एक सरल रेखा में चल रही वस्तु के वेग में समय के साथ परिवर्तन को वेग समय ग्राफ द्वारा दर्शाया जा सकता है और इस ग्राफ में समय को एक्स एक्सिस पर और वेग को वाई एक्सिस पर दर्शाया जाता है। अगला पॉइंट में बताया गया है कि एक समान वेग से चल रही किसी वस्तु के वेग तथा समय के गुणनफल से विस्थापन प्राप्त किया जाता है। अगला हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेग समय ग्राफ तथा समय अक्ष के द्वारा घेरा गया क्षेत्र विस्थापन के परिमाण के बराबर होता है। तो इसे याद रखिएगा कि वेग समय ग्राफ तथा समय अक्ष के द्वारा घेरा गया क्षेत्र विस्थापन के परिमाण के बराबर होता है और कार के द्वारा तय की गई दूरी को वेग समय ग्राफ द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल दिए गए समयांतराल में कार द्वारा तय की गई दूरी को बताता है। पांचवा टॉपिक है हमारा गति के समीकरण। तो इसमें से जो इम्पोर्टेंट है वो आपको बताया जा रहा। कोई वस्तु सीधी रेखा में एक समान त्वरण से चलती है तो एक निश्चित समयांतराल में समीकरण के द्वारा उसके वेग, गति के दौरान त्वरण व उसके द्वारा तय की गई दूरी में संबंध स्थापित करना संभव हो पाता है। अगला है एक समान वृत्तीय गति। जब वस्तु के वेग में परिवर्तन होता है तब हम कह सकते हैं कि वह वस्तु त्वरित हो रही है और वेग के परिमाण या गति की दिशा या दोनों के कारण हो सकता है ऐसा परिवर्तन। और यहाँ पर जो पॉइंट हाईलाइट किया गया है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इससे डायरेक्ट प्रश्न भी बन सकता है कि वृत्तीय पथ पर दौड़ता हुआ एक एथलीट किसका उदाहरण है। तो इसका आंसर हो जाएगा त्वरित गति का एक उदाहरण है। तो इसे याद रखिएगा। अगला हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब किसी पत्थर को वृत्तीय पथ पर घुमाया जाता है तो उसके गति की दिशा प्रत्येक बिंदु पर परिवर्तित होती है। तो इसी पॉइंट के साथ हमारा जो इम्पोर्टेंट हाईलाइट किया गया था वो आपको बता दिया गया है। इसमें ज़्यादातर प्रश्न वाले सवाल हैं जो ऐसे नहीं बताया जा सकता, लेकिन जो इम्पोर्टेंट था जिससे प्रश्न बन सकता था वो आपको बता दिया गया है। और इसमें जो मैथ जैसा दिया गया है समीकरण वाला, इसे याद करना पड़ेगा और खुद से प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ऐसे तो इस पर नहीं बताया जा सकता, इसे बोर्ड पर बताया जा सकता है अच्छे से। लेकिन जो जानने वाला बात था इसमें आपको बता दिया गया और इससे पहले जो आपको बेसिक बताया गया है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो प्रश्न उससे भी बन सकते हैं और अभी हम लोग प्रश्न भी कर रहे हैं 75 प्रश्न। उससे आपका पूरा इसमें जो कॉन्सेप्ट दिया गया है अगर आप इससे भी नहीं समझ पाए हों तो उससे आप ज़रूर समझ जाएंगे प्रश्नों से। तो चलते हैं अब प्रश्नों की ओर। पहला हमारा क्वेश्चन है कि स्थिति में परिवर्तन को क्या कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, गति। तो याद रखिएगा स्थिति के परिवर्तन को गति कहते हैं। दूसरा हमारा क्वेश्चन है कि किसी वस्तु की स्थिति को बताने के लिए एक निर्देश बिंदु की आवश्यकता होती है और इस बिंदु को क्या कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, मूल बिंदु कहते हैं।
तो इसे याद रखिएगा कि किसी वस्तु की स्थिति को बताने के लिए एक निर्देश बिंदु की आवश्यकता होती है और इस बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं। तीसरा हमारा क्वेश्चन है कि श्याम अपने घर से विद्यालय आता है और उसकी गति किस प्रकार की है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, सरल रेखीय गति। फोर्थ हमारा क्वेश्चन है कि जब एक कार वृत्ताकार पथ पर एक समान वेग से गतिशील है तब उसका वेग परिवर्तित कहाँ जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, कार की दिशा लगातार बदल रही है। तो याद रखिएगा कि जब एक कार वृत्ताकार पथ पर एक समान वेग से गतिशील है तब उसका वेग कार की दिशा लगातार बदल रही है। पांचवा हमारा क्वेश्चन है कि महक 7 सेंटीमीटर वाले वृत्ताकार पथ पर बिंदु ए से गति करना शुरू करती है और 5 मिनट के बाद पुनः बिंदु ए पर आ जाती है, तो महक द्वारा विस्थापन कितना हुआ। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 0 सेंटीमीटर। छठा हमारा क्वेश्चन है कि गीता 10 सेंटीमीटर अपने वर्गाकार खेत के चारों ओर चक्कर लगाती है और जिस बिंदु से वह चक्कर शुरू करती है अंत में वह उसी बिंदु पर पहुंच जाती है, तो गीता द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी। तो इसका आंसर आप अपने से देख लीजिएगा। इसका आंसर हो जाएगा सी, 40 सेंटीमीटर। सातवां हमारा क्वेश्चन है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसे याद रखिएगा, विस्थापन के लिए निम्न में से कौन सही है। तो इसका आंसर आपको बताया जा रहा है सी, इसका मान 0 हो सकता है। आठवां हमारा क्वेश्चन है कि एक वस्तु एक सड़क पर 5 मिनट में 1 किलोमीटर, अगले 5 मिनट में 1 किलोमीटर तथा अंतिम 5 मिनट में 1 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो उसे वस्तु की गति कैसी होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा एक समान होगी। नवा हमारा क्वेश्चन है कि नीचे दिए कॉलम में एक कार के द्वारा निश्चित समय में तय की गई दूरी को बताया गया है, बताएं उसका की गति किस प्रकार की होगी। तो आप देखकर भी बता सकते हैं, समय और दूरी बताया गया है 8 बजे, 12, 9। तो इसे आप देखकर इसका आंसर होगा, इसका आंसर हो जाएगा बी, असमान। 10वां हमारा क्वेश्चन है कि एक वस्तु 16 मीटर की दूरी 4 सेकेंड में तय करती है, एक वस्तु, और अगले 14 मीटर की दूरी 2 सेकंड में तय करती है, तो उस वस्तु का औसत चाल क्या होगा। तो इसे आप निकाल लीजिएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए, 5 मीटर प्रति सेकंड। 11वां हमारा क्वेश्चन है कि कोई वस्तु 5 सेकंड में 200 मीटर की दूरी तय करता है, उसे वस्तु का चाल क्या होगा। तो चाल बराबर दूरी बटा समय, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 40 मीटर प्रति सेकंड। 12वां हमारा क्वेश्चन है कि एक वस्तु बिंदु ए से चलना शुरू करती है और 1 घंटे में 50 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद बिंदु ए पर आ जाती है, तो उस वस्तु का वेग क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 0 मीटर प्रति सेकेंड। 13वां हमारा क्वेश्चन है कि एक कार विराम अवस्था से अपनी गति शुरू करती है और 10 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद वह रुक जाती है, तो उसे कार का औसत वेग क्या होगा। तो औसत वेग पूछा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 10 मीटर प्रति सेकेंड। अगला हमारा क्वेश्चन है कि चाल का मात्रक क्या होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, मीटर प्रति सेकेंड। 15वां हमारा क्वेश्चन है कि गाड़ी का ओडोमीटर क्या मापता है। तो गाड़ी का ओडोमीटर दूरी मापता है, तो इसे याद रखिएगा। 16वां हमारा क्वेश्चन है कि यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी समय के अनुक्रमानुपाती है तो हम क्या कह सकते हैं कि। तो इसका आंसर बताया जा रहा बी होगा, एक समान चाल से चल रही। 17वां हमारा क्वेश्चन है कि वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, त्वरण कहते हैं। तो याद रखिएगा, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। 18वां हमारा क्वेश्चन है कि यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी समय के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है तो हम क्या कह सकते हैं कि वस्तु का त्वरण अचर है। इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 19 है कि त्वरण का मात्रक क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, मीटर प्रति वर्ग सेकेंड। तो याद रखिएगा, त्वरण का मात्रक है मीटर प्रति वर्ग सेकेंड। 20वां हमारा क्वेश्चन है कि ऋणात्मक त्वरण को क्या कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, मंदन कहते हैं। तो याद रखिएगा, ऋणात्मक त्वरण को मंदन कहते हैं। 21वां क्वेश्चन है कि दिए गए ग्राफ किस प्रकार की चाल को व्यक्त करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, एक समान। आप देख सकते हैं एक समान चल रहा है। और 22वां पूछा है कि ग्राफ में कौन सा चाल व्यक्त करता है। तो इसका हो जाएगा असमान। तो इस क्वेश्चन में त्वरण निकालना है। तो क्वेश्चन है कि 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही एक मोटरसाइकिल को ब्रेक लगाने पर 5 सेकंड में रुक जाती है, तो उसे मोटरसाइकिल का त्वरण क्या होगा। तो इसका आंसर बताया जा रहा सी हो जाएगा, 2 मीटर प्रति वर्ग सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 24 है कि किसी कार का स्पीडोमीटर क्या मापता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, वेग। तो
तो इसे याद रखिएगा कि किसी कार का स्पीडोमीटर वेग मापता है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 25वां हमारा क्वेश्चन है कि वेग समय ग्राफ की ढाल क्या व्यक्त करती है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, त्वरण। तो याद रखिएगा वेग समय ग्राफ की ढाल त्वरण व्यक्त करती है। 26वां हमारा क्वेश्चन है कि एक कण त्रिज्या आर का वृत्ताकार पथ में घूम रहा है, आधे वृत्त के बाद विस्थापन होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। 27वां हमारा क्वेश्चन है कि किसी गतिशील वस्तु के लिए विस्थापन और दूरी का संख्यात्मक अनुपात है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 1 के बराबर या 1 से कम। तो याद रखिए किसी गतिशील वस्तु के लिए विस्थापन और दूरी का संख्यात्मक अनुपात होता है 1 के बराबर या 1 से कम। 28वां क्वेश्चन है कि एक लड़का एक हिंडोले पर बैठा है जो 10 मीटर प्रति सेकेंड की स्थित गति से घूम रहा है, तो इसका अर्थ है कि लड़का, इसका आंसर हो जाएगा सी, बिना किसी त्वरण के गतिमान है। 29वां हमारा क्वेश्चन है कि गति के निम्नलिखित में से किस मामले में तय की गई दूरी और विस्थापन का परिमाण समान है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यदि कार सीधी समय पर चल रही है। 30वां हमारा क्वेश्चन है कि किसी गतिशील वस्तु की गति 0.06 मीटर प्रति सेकंड निर्धारित की गई, तो यह गति के किसके बराबर है, तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका चेंज करना पड़ता है, ए हो जाएगा 0.216 किलोमीटर पर घंटा। 31वां हमारा क्वेश्चन है कि किसी समय अंतराल में विस्थापन का परिमाण उसे समय अंतराल में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी से कम हो सकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। तो याद रखिए किसी समय अंतराल में विस्थापन का परिमाण उसे समय अंतराल में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी से कम हो सकता है। 32वां हमारा क्वेश्चन है कि डब्ल्यू है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, कोणीय वेग है। 33वां क्वेश्चन है कि एक समान वृत्तीय गति में चल अचर और वेग चर रहते हैं, तो याद रखिएगा एक समान वृत्तीय गति में, इसका आंसर हो जाएगा डी, चाल अचर और वेग चर रहते हैं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि किसी वस्तु द्वारा विस्थापन शून्य है तो उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, शून्य तथा शून्य नहीं भी हो सकता है। 35वां हमारा क्वेश्चन है कि सरल रेखीय पथ पर समान त्वरण से गतिशील कण का प्रारंभिक वेग u है और अंतिम वेग v है, तो कण का औसत त्वरण होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, a बराबर v माइनस यू बाई 2। 36वां हमारा क्वेश्चन है कि 2 मीटर त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर घूमता हुआ कोई कण पाई सेकेंड में 1 चक्कर लगाता है, तो कण का वेग है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 4 मीटर प्रति सेकेंड। 37वां क्वेश्चन है कि 15 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से गतिशील कार में ब्रेक लगाने पर 20 सेकेंड में रुक जाती है, तो कार का मंदन है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। और ये भी प्रश्न बनाने वाला है, तो इसको ऐसे नहीं बताया जा सकता। अगला हमारा क्वेश्चन है कि वेग की दिशा बदलने की दर को क्या कहा जा सकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, नॉर्मल एक्सीलरेशन, तो इसका आंसर याद रखिएगा अभिलंब त्वरण हो जाएगा। तो याद रखिएगा वेग की दिशा बदलने की दर को अभिलंब त्वरण कहा जाता है। 40वां हमारा क्वेश्चन है कि तत्व के परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथ में समान चाल से घूमता है, इलेक्ट्रॉन का त्वरण है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, नाभिक की ओर। तो याद रखिएगा तत्व के परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथ में समान चाल से घूमता है इलेक्ट्रॉन, तो उसका त्वरण होता है नाभिक की ओर। ये भी क्वेश्चन बनाने वाला है, इससे आगे चलते हैं। 42वां क्वेश्चन है कि 18 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल का मान इकाई पद्धति में है, तो 5 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा, इसको भी बनाना पड़ता है। अगला हमारा क्वेश्चन है विस्थापन की दर है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, वेग। याद रखिएगा विस्थापन की दर वेग है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि अचर चाल में से गतिशील वस्तु की दूरी समय ग्राफ होता है, तो याद रखिएगा अचर चाल में से गतिशील वस्तु का दूरी समय ग्राफ सरल रेखा होता है, और चाल समय ग्राफ के नीचे का क्षेत्रफल मात्रक में निरूपित किया जाता है, मीटर स्क्वायर, इसका आंसर हो जाएगा बी। तो याद रखिए चाल समय ग्राफ के नीचे का क्षेत्रफल मात्रक में निरूपित किया जाता है, इसका आंसर हो जाएगा बी, मीटर स्क्वायर। अगला हमारा क्वेश्चन है कि वृत्तीय गति में गति की दिशा लगातार बदलती रहती है, तो याद रखिए वृत्तीय गति में गति की दिशा लगातार बदलती रहती है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि अगर कोई ट्रेन त्वरण के साथ चलती है तो उसका वेग क्या होगा, तो याद रखिएगा अगर कोई ट्रेन त्वरण के साथ चलती है तो उसका वेग बढ़ता जाएगा।
अगला हमारा क्वेश्चन है कि अगर कोई मोटर गाड़ी मंदन के साथ चलती है तो उसका वेग घटता जाएगा। तो याद रखिएगा, अगर कोई मोटर गाड़ी मंदन के साथ चलती है तो उसका वेग घटता जाएगा। 49वां हमारा क्वेश्चन है कि अगर कोई मोटर त्वरण रहित चाल से चलती है तो उसका वेग क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, समरूप रहेगा। तो याद रखिए, अगर कोई मोटर त्वरण रहित चाल से चलती है तो उसका वेग समरूप रहेगा। 50वां हमारा क्वेश्चन है कि एक समान वृत्तीय गति में क्या होता है। तो चाल अचर और वेग चर होता है। तो याद रखिएगा, एक समान वृत्तीय गति में चाल अचर होता है और वेग चर होता है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि एक चोर 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से भाग रहा है। 2 घंटा बाद चोर को दरोगा मोटरसाइकिल से 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पीछा करना आरंभ किया तो चोर पकड़ा जाएगा। तो कभी नहीं पकड़ाएगा। इसका आंसर हो जाएगा कभी नहीं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि निर्वात में स्वतंत्रता पूर्वक गति करते हुए सभी पिंडों पर बल बराबर होगा। तो याद रखिएगा, आंसर इसका हो जाएगा डी। तो निर्वात में स्वतंत्रता पूर्वक गति करते हुए सभी पिंडों पर बल बराबर होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा समूह सदिश राशियों का समूह है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, वेग त्वरण बल। तो निम्नलिखित में से सदिश राशियों का समूह हो जाएगा वेग त्वरण बल। ये भी क्वेश्चन बनाने वाला है, तो एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं सिर्फ। यदि एक सरल रेखा में 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से गतिशील किसी वस्तु का त्वरण 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है तो 25 सेकंड के बाद उसकी चाल कितनी होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 120 मीटर प्रति सेकंड। यहाँ पर त्वरण निकालना है कि किसी कार की चाल 10 सेकंड में 20 मीटर प्रति सेकंड से 50 मीटर प्रति सेकंड हो तो उससे कार का त्वरण होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 18 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है हमारा कि यदि दो राशियों पर परस्पर ग्राफ सरल रेखा हो तो दोनों राशियां समानुपात होती हैं। तो याद रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी। तो याद रखिएगा कि दो राशियों पर परस्पर ग्राफ सरल रेखा हो तो दोनों राशियां समानुपाती होती हैं। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि एक वस्तु 20 मीटर की दूरी 4 सेकंड में तय करता है तो वस्तु की चाल क्या होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 5 मीटर प्रति सेकंड। अगला हमारा क्वेश्चन है कि एक लड़का ए से बी तक 20 मीटर प्रति मिनट के वेग से जाता है और बी से ए 30 मीटर प्रति मिनट के वेग से लौट आता है तो उसे लड़के का औसत वेग क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 0। क्वेश्चन नंबर 59 है कि दिए गए किस ग्राफ में वस्तु विराम की स्थिति में है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। आप देखकर भी बता सकते हैं, ए, बी, सी, डी। अगला क्वेश्चन है कि दिए गए ग्राफ में से किस ग्राफ में वस्तु एक सीधा रेखा में समान वेग से गतिशील है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। आप देख सकते हैं, एक समान वेग से जा रहा। अगला हमारा क्वेश्चन है कि प्रति इकाई समय में खाली स्थान को वेग कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, विस्थापन। तो याद रखिएगा, प्रति इकाई समय में विस्थापन को वेग कहते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि एक वस्तु एक सीधी रेखा में एक समान चाल से गतिशील है तो यदि खाली स्थान दूरी और खाली स्थान समय में तय करेगी। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। तो याद रखिएगा, एक वस्तु एक सीधी रेखा में एक समान चाल से गतिशील है यदि यह समान दूरी और समान समय में तय करेगी। अगला क्वेश्चन है कि दिए गए वेग समय ग्राफ में किसी पिंड द्वारा अपनी गति के अंतिम 2 सेकंड में एक सीधी रेखा में तय की गई दूरी 7 सेकंड में तय की गई कुल दूरी का कितना अंश है। तो आप देख सकते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 1/4। और ये वाला भी प्रश्न बनाने वाला है, तो आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि वृत्तीय गति के लिए कौन सा सत्य है। तो निरंतर गति। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। तो याद रखिए, वृत्तीय गति के लिए निरंतर गति सही है। अगला प्रश्न है हमारा कि एक कार कुल दूरी का आधा भाग 20 मीटर प्रति सेकंड की गति से तय करती है और अगली आधी दूरी 30 मीटर प्रति सेकंड से तय करती है तो कार की औसत गति बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 24 मीटर प्रति सेकंड। अगला हमारा क्वेश्चन है कि एक वस्तु 20 मीटर प्रति सेकंड की गति से यात्रा कर रहा है जिसमें त्वरण 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है और 2 सेकंड के बाद वस्तु की गति होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 28 मीटर प्रति सेकंड। तो इस टाइप के भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो इसमें जो किताब में जो प्रश्न दिए गए हैं उसका प्रैक्टिस कर लीजिएगा अपने से।
अगला हमारा क्वेश्चन है कि एक समान वेग से गतिमान किसी वस्तु का वेग समय ग्राफ है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। और ये भी प्रश्न बनाने वाला है, तो आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा 17वां प्रश्न है कि एक वस्तु एक सीधी रेखा में जा रही है तो वेग समय ग्राफ नीचे दिखाया गया है। फिर आप देख सकते हैं ग्राफ को, उसके बाद इसका आंसर देना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, भाग में ओ ए त्वरण बढ़ रहा है, तो ओ ए त्वरण बढ़ रहा है इसमें। एक सीधी रेखा के अनुदिश चलती हुई एक कार कुल दूरी का 1/5 भाग प्रति v1 से तथा शेष भाग को गति v2 से तय करती है, तो पूरी दूरी पर कार की औसत गति है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। और ये भी प्रश्न मैथ हो जैसा टाइप का है, तो इसको भी बनाना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 73, 10 मीटर त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर चलती हुई एक कार वृत्तीय पथ पर 3/4 भाग पूरा करती है, तो तय की गई दूरी और विस्थापन क्रमशः होगी, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 47.1 मीटर और 14.1 मीटर। निम्नलिखित में से कौन समय स्थिति संबंध के लिए एक समीकरण है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। तो इसको याद कर लीजिएगा, समय स्थिति संबंध के लिए एक सही समीकरण है जो डी में दर्शाया गया है, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। 75वां हमारा क्वेश्चन है, तो ये भी बनाने वाला प्रश्न है, मैथ जैसा टाइप का है, तो आप इसे अपने से बना लीजिएगा, यहाँ पे पॉसिबल नहीं है बताना। तो इसी प्रश्न के साथ हमारा कंप्लीट होता है 75 प्रश्न। उम्मीद करते हैं कि आपको ये प्रश्न पसंद आए हो। टोटल 75 में से लगभग 15 प्रश्न ऐसे हैं जो मैथ टाइप के बनाने वाले हैं, तो उसे आप अपने से बना लीजिएगा, बाकी सब कॉन्सेप्चुअल हैं। और चैप्टर शुरू करने से पहले ये सब जो आपको बेसिक जानकारी दिया गया था ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो तो जैसे कि आपको दिखाया जा रहा, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6, 7, 8। तो अभी ये सब जो आपको बताया गया, अगर आप इसे भी याद कर लेते हैं तो आपको बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और ऊपर से आपको जो प्रश्न दिया गया है उसी से आपका इस चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और आशा करते हैं कि आपको इस चैप्टर से 2 या 3 प्रश्न एग्जाम में ज़रूर देखने के लिए मिले। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते। आपका दिन शुभ हो।